सावित्रीबाई फुले का जो समय था, जो ज्योतिराव फुले के साथ उनका जीवन था, और उसके बाद ज्योतिराव फुले स्मृति शेष होने के बाद में जो उनका जीवन था, ये आज हमको सचमुच बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा और बहुत ही ज़्यादा हमको मार्गदर्शक करके दिखता है। आप सब लोगों को ज्ञान होगा कि उस वक्त का समय जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का विवाह हुआ था, उस वक्त का समय उन दोनों के लिए और पूर्ण शूद्र अति शूद्र वर्ण समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल का समय था। मतलब पेशवाई 1818 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन 1840 जब उनकी शादी हुई तब तक और उसके कई दिनों तक, कई सालों बाद तक जो पेशवाई के चिन्ह है, पेशवाई की जो मजबूती है, वो पकड़ कुछ ढीली नहीं हुई थी। उस वक्त पेशवाई के ज़माने में जो ब्राह्मणों ने आधिपत्य जमाया हुआ था, उनका आधिपत्य बरकरार ही रहा। ज्योतिराव फुले के समय पर चित्पवन ब्राह्मणों ने लगभग पूरे महाराष्ट्र भर पर और खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र और खासकर पुणे पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। और ये कहा जाता है यहाँ तक कि नारायण जोशी और लोकहितवादी जैसे लोग जो खुद ब्राह्मण थे मगर जो कुछ थोड़ा बहुत लिखते थे और वहाँ पर सामाजिक चेतना लाने की कोशिश करते थे, उन्होंने अपने ही ज़बानों से ये कहा है कि ब्राह्मणों ने पूरे देश को ख़त्म करने की साजिशें और व्यवस्था ऐसी बना के रखी हुई थी और पूरी तरह से उसको लागू करके रखा हुआ था। ये वो समय था जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। धर्म ग्रंथ जिसमें कि नॉलेज और पावर दोनों के हाथ चलते हुए कोई भी एक समाज, कोई भी एक परिवार, कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, अपने साथ अपने समाज का कल्याण कर सकता है और अपने समाज की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकता है। यह पूर्ण समाज को शिक्षा के आधार से, शिक्षा से विमुख रखा गया हुआ था और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे। ब्रिटिशर्स के आने के बावजूद वहाँ पर जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी थी, वहाँ पर ब्राह्मणों का और चित्पवन ब्राह्मणों का ही आधिपत्य था। एक समय तो ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पर ब्राह्मणी क्लर्क, उसने यह तक कह दिया था कि कलयुग आया हुआ है और उसकी परिभाषाएं ऐसी होती थी जब कभी भी शूद्र अति शूद्र वर्ण के लोग आपको पढ़ाई लिखाई करने के इसमें अगर दिख जाते तो महाकलयुग आया, ब्राह्मण धर्म बुड़ने वाला है, ख़त्म होने वाला है, देश पे हाहाकार मच रहा है, इस तरह के लांछन लगा के, इस तरह की प्रोपेगेंडा करके हमारे लोगों को लांछनास्पद समय पर लेकर आकर उन लोगों को शिक्षा से विमुख रखा जाता था। तो कुल मिलाकर और महिलाओं की स्थिति तो उससे भी ज़्यादा बदतर थी। उनको शिक्षा से परे रखना और उनको अपने जो शारीरिक स्वास्थ्य है उससे परे रखना, पूरी तरह से मानसिक गुलामी में जकड़े रखना, पूरी तरह से पुरुषों के पराधीन रखना, यह एक व्यवस्था को बहुत ही सहज और स्वस्थ माना जाता था। ऐसी दमनकारी व्यवस्था को बहुत ही सहज और बहुत ही स्वस्थ माना जाता था। ज्योतिराव फुले वो पहले व्यक्ति थे आधुनिक भारत में जिन्होंने राम मोहन रॉय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के लोग जो कल्चरल नेशनलिज्म इस देश में लाने की प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहली बार एक द्वैवर्णिक व्यवस्था इस भारत में, इस प्रदेश में कैसी है और द्वैवर्णिक व्यवस्था का किस तरह से दमनकारी व्यवस्था है, तो चातुर्ण वर्ण की आइडियोलॉजी को, जो कि संपूर्ण शूद्र अतिशूद्र समाज को उनके हक और अधिकार से विमुख रखने का और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम कर रहे थे, उसको विचारधारा के अंतर्गत, धर्म के पाखंड के अंतर्गत और इंस्टीट्यूशन बना के जातिवाद को और महिला की गुलामी को बढ़ाने का जो काम चल रहा था, वो चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो कर रहे थे,
उसी व्यवस्था को ललकारा ज्योतिराव फुले ने एक द्वैवर्णिक आइडियोलॉजी लाके। कहने का मतलब कि शेठजी और भट्टजी वर्ण शूद्र अतिशूद्र, मतलब इन ये जो 4 वर्णों का विभाजन जो हुआ है, एक दूसरे से जो लड़ाने की प्रक्रिया चल रही थी, उनको उस तरह से क्लियर कट डिमार्केशन में कि ऑपरेशन करने वाले या शोषण करने वाले कौन और शोषित समाज कौन, तो इस तरह का जो विभाजन था ये पहली बार, और इस चीज़ को एक आइडियोलॉजी के अंतर्गत और मॉडर्न टाइम्स में इसको एक कहते हैं कि नया विचार, इसीलिए ज्योतिराव फुले को फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस कहा गया हुआ है। साथियों, ये तो हम लोगों को सबको मालूम है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद की पकड़ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा थी, महिलाओं के ऊपर, उनकी शैक्षणिक और मानसिक अत्याचार के ऊपर और उनके शैक्षणिक और मानसिक गुलामगिरी के ऊपर ही जातिवाद और पुरुष प्रधान संस्कृति टिकी हुई थी। और इन सब लोगों को, शूद्र अतिशूद्र लोगों को और महिलाओं को अगर डर किसी का दिखाया जाता था, अगर किसी का हवाला दिया जाता था, तो वो इनके धर्म ग्रंथ थे और उसमें जो पनपने वाली विचारधारा और उसके हिसाब से बनाए हुए सारे के सारे राजकीय इंस्टीट्यूशंस, इनका हवाला और धर्म नष्ट हो जाएगा, इसका हवाला देके लोगों के दिलो दिमाग में टेरर, लोगों के दिलो दिमाग में डर बिठा के पाप और पुण्य और स्पृश्यता अस्पृश्यता, अच्छा गंदा, घिनौने लोग, पापी लोग, इस तरह का जो एक माहौल बनाया हुआ था, उस पूरी माहौल को समझकर ज्योतिराव फुले कहते थे अगर किसी व्यवस्था को का ध्वस्त करना है, किसी को नेस्तनाबूद करना है, तो उसको समझना पहले चाहिए। और अगर समझेंगे तब जब शिक्षा होगी, और शिक्षा ही हमारे समाज के पास नहीं थी, शिक्षा ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोगों के पास ही नहीं थी, शिक्षा और समझ ही शूद्र अतिशूद्रों के पास नहीं थी। जब ज्योतिराव फुले ने सबसे पहली शिक्षा का माध्यम और शिक्षा के दरवाजे शूद्र अतिशूद्र लोगों के लिए एक तरफ से हंटर कमीशन के सामने डिपोज करके वो किया, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने 1848 में सबसे पहली महिलाओं की पाठशाला खोली, और वो भी अछूत महिलाओं के लिए खोली। और इसमें सबसे यहाँ से लेकर तो ज्योतिराव फुले का देहांत होने तक जो ज्योतिराव फुले की पर्सनालिटी है, जो उनका काम है, जिस माध्यम से और जिस बड़े पैमाने से हमारे समाज के सामने आया, सावित्रीबाई फुले की शख्सियत ने, उनकी कैरेक्टर ने और उनके महानता ने उनको घड़ा। उनके वजह से ही ज्योतिराव फुले इतना काम कर पाए, इस तरह से वह समाज के लिए अपना योगदान कर पाए। इसी तरह से वह एक फाउंडर मेंबर बने। ही इज अ फाउंडिंग फादर ऑफ आइडियोलॉजी of a change, a resistant movement ideology and a political movement ideology for the oppressed masses of this country। मतलब इस देश के महिला, इस देश के अतिशूद्र और शूद्र, इन लोगों के लिए संपूर्ण कल्याण के लिए और इनकी संपूर्ण क्रांति के लिए जो विचारधारा का जनक है, जो पॉलिटिकल एक विचारधारा के ऊपर निर्भर एक ऐसी राजनीति का जनक जो है, ऐसे ज्योतिराव फुले का साथ और ऐसे ज्योतिराव फुले को बनाए रखना, ऐसे ज्योतिराव फुले का संपूर्ण साथ देने का काम और उनके देहांत के बाद में भी उनका काम आगे रखने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। तो सबसे पहले जब स्कूल वहाँ पर बनी तो विरोध हुआ चित्पवन ब्राह्मणों से, विरोध हुआ अपने ही शूद्र अतिशूद्र के लोगों के समाज से, विरोध हुआ अपने ही घर वाले लोगों से, लेकिन सावित्रीबाई अडिग रही। वह उन्होंने ज्योतिराव फुले का साथ नहीं छोड़ा। ज्योतिराव फुले ने भी सावित्रीबाई का पूरी तरह से साथ दिया, जब उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, जब दाम्पत्य जीवन में छोटा बच्चा नहीं आ रहा था, तब जब उनके पिताजी और उनके घर वाले लोगों ने जब कहा कि दूसरी शादी कर लो, तो ज्योतिराव फुले कहे कि हो सकता कि गुनाह मेरा भी हो सकता मुझ में भी कमी हो, तो क्या मैं
सावित्री को कहूँगा कि तुम सवता लेकर आओ। उसी तरह से प्रश्न उन्होंने कहा किया कि सती और जो विधवा महिलाएं हैं उनका पुनरुत्थान करने के लिए अगर तो दिया जाता है तो क्या इस समाज के व्यक्ति और ब्राह्मण लोग क्या सता लाते हैं। तो इस तरह से कि मूलभूत प्रश्न उठाकर ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई मतलब जो कथन है वो कथनी जो है वो करनी में पूरी तरह से सामने लेके आए। जहाँ पर राजा राममोहन रॉय सिर्फ ब्राह्मण महिलाओं के लिए काम कर रहे थे और उनके सती और उनके शिक्षा के दरवाजे भी नहीं खोल रहे थे और सिर्फ विडो के रीमैरिज की बात कर रहे थे, वहाँ पर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने कई ब्राह्मण विधवाओं की शादियां लगाई। और इतना ही नहीं तो उनके लिए पूरी तरह से एक डेस्टिट्यूट होम ही ओपन कर लिया। मतलब 18 स्कूल्स उन्होंने खोले महिलाओं के लिए 1948 से लेकर 1848 से लेकर तो 1892 तक। और 9 से 10 महिला के ऐसे घर खोले जहाँ पर कि क्योंकि ब्राह्मण समाज में ही महिलाओं को सती दिया जाता था या तो उनके केशारोपण किया केश मुंडाए जाते थे। तो ये सारी प्रथा ज्योतिराव फुले ने बंद करवाई और बहुत बड़ा आंदोलन में सावित्रीबाई ने इसको साथ दिया। जब सावित्रीबाई फुले के सामने जब भारी मात्रा में विधवा महिलाएं ब्राह्मणों की और पूरे संपूर्ण समाज की आती रही, सैकड़ों मात्रा में आती रही, उनमें से ही मतलब ये कितना बड़ा इसके लिए करेज लगता है, कितनी बड़ी शक्ति लगती है और कितना वो व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से पाक साफ होना पड़ता है और कितना प्रगल्भ और उन्नत होना पड़ता है। ये एक उन्नतत्व मनुष्यत्व के चिन्ह है और वो पूरे गुण और अवशेष और श्रमण संस्कृति के गुण और पूरे के पूरे उन्नत एक मनुष्यत्व पुरुषत्व के शेष गुण अगर ज्योतिराव में थे तो उन्नत पुरुषत्व के गुण सावित्रीबाई फुले में पूरे के पूरे थे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसी ही विधवा का बच्चा खुद ले लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया। मतलब आप देखिए कि इसके लिए कितना बड़ा धैर्य, कितनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी मानसिक ताकत लगती है, क्योंकि ब्राह्मणवाद को आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली ख़त्म करना था। तो उसको ही उनको पूरी तरह से अपने जीवन में किस तरह से लागू करें वो दिखाना भी था। जब ज्योतिराव फुले साहित्य के माध्यम से समाज को कुलम्बिन सामने लेकर आ गए, स्लेवरी गुलामगिरी सामने ले आई, शेतकरीचा असूड किताबें सामने ले आई, शिवाजी का पोवाड़ा सामने ले आया, सावित्रीबाई का लिखान और साहित्य भी निर्माण करना चलता ही रहा। उन्होंने ऐसी कई किताबें निकाली और उन्होंने जब ज्योतिराव फुले ने ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई जैसी महिलाओं को अपना साथ दिया, उनके जब खिलाफ में ब्राह्मणवादी संस्कृति में पनपे लोग, चित्पवन ब्राह्मण और दयानंद सरस्वती और इवन विवेकानंद जब आके पंडिता रमाबाई के ऊपर आक्रोश करते रहे तो सावित्रीबाई फुले ने पूरा साथ दिया ज्योतिराव फुले का, जब यह कहते हुए कि पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया, इन्होंने ऐसा क्रांतिकारी काम किया है कि धर्म ग्रंथ और उसमें से उसको आगे बढ़ाने वाले ब्राह्मण लोग और उनकी संस्थाओं को उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। तो सावित्रीबाई फुले का संगठनात्मक काम ये जो है वो बहुत ज़्यादा अनुकरणीय है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, वो हमारे को प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि यह पहलू बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। देखिए कि यशवंत को उन्होंने एक विधवा और इलीगल चाइल्ड होने के बावजूद उन्होंने बड़ा किया और अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर ली। ये कैसी माता थी, ये कैसी क्रांतिकारी माता थी कि जिन्होंने अपना मिशन ही पूरी तरह से अंगीकृत कर लिया था और वो अंगीकृत करके वो अपने समाज के सामने एक ऐसा मॉडल पेश करके लाना चाहते, ऐसा एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करना चाहते थे कि जिसको कि जनरेशंस तक, युगों तक महिला देखती रहे और युगों तक उससे प्रेरणा लेती रहे।
संस्था जब सत्यशोधक समाज का निर्माण हुआ तो जितने भी स्कूलें चली, जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क चला और गांव-गांव में जाके सत्यशोधक समाज के अनुसार वहाँ पर शादियाँ लगाना, सांस्कृतिक चेतना बढ़ाना और एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितना भी लिखान पढ़ान और जितना भी गतिविधियाँ करनी पड़ती है, सावित्रीबाई फुले ने 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत उसमें अपना साथ और योगदान दिया। ज्योतिराव फुले, उनका रोल और उनका जो भूमिका थी अदा करने की समाज में बढ़ती ही चली गई। तो सत्यशोधक समाज को पूरी तरह से संभाला अगर किसी ने है उनके देहांत के बाद और आखिरी के कई दिनों में, जब तक ज्योतिराव फुले बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हो गए थे, तब उन्होंने किया। उन्होंने साहित्य निकाला, उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने पोवाड़े लिखे, उन्होंने गाने लिखे, उन्होंने लेटर्स निकाले, उन्होंने साप्ताहिक चलाया, उन्होंने वार्षिक चलाया। आज मैं इस अवसर पे ये मैसेज देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ महिलाओं को कि संपूर्ण इस देश की संपूर्ण महिलाओं को अगर उनका उत्थान करना है, अगर वो ब्राह्मणवादी संस्कृति को नेस्तनाबूद करके ही हो सकता है, और यह ब्राह्मणवाद को बढ़ाने वाले नहीं कर पाएंगे, ना कि ब्राह्मणवाद ने जो हमारे सामने आदर्श लाके रखे हुए देवी देवताओं के माध्यम से या पॉलिटिकल माध्यम से, जैसे इंदिरा गांधी वगैरह हैं कुछ चंद लोग, ना ही उनके माध्यम से, सिर्फ सावित्रीबाई फुले और हमारे शूद्र अतिशूद्र वर्ण में से आई हुई महिलाओं का आदर्श रखकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उनको अपना प्रेरणा स्थान बनाना चाहिए। साथ में मैं चाहती हूँ कि पुरुषों को ज्योतिराव फुले के जो गुण हैं अपने आप में अंगीकृत करने चाहिए। इतना ही नहीं तो जो देश की व्यवस्था बनी हुई है, आज उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। अगर सावित्रीबाई का किरदार इतना ज़्यादा बड़ा है कि उनको भारत रत्न के छोटे से कटघरे में नहीं बांधा जा सकता। वो क्रांतिकारी व्यक्तिमत्व है, वो उनके विचार क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं और इस देश में क्रांति के सिवा और कुछ आने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अगर तो उनके विचार लाने हैं तो स्कूल का जो सिलेबस है उसमें महिलाओं की जो प्रगल्भता है, महिलाओं की छवि, उसको बदलो। सावित्रीबाई फुले की जीवनचर्या, सावित्रीबाई फुले की क्रांतिकारी काम पूरे बहुत बड़े माध्यम से उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इतना ही नहीं तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं महिलाओं के और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, इन यहाँ पर सावित्रीबाई फुले के नाम से ऑनर्स और उनके नाम से सारे अवार्ड्स दिए जाने चाहिए। इस तरह से उनके काम का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सावित्रीबाई फुले सिर्फ महिलाओं की आदर्श या प्रेरणा स्थान नहीं है, वो मुख्य करके पुरुषों की आदर्श और प्रेरणा स्थान है। वो सिर्फ महिला और माई या मदर या के होने के रूप में नहीं है, वो संगठन चलाने वाली क्रांतिकारी व्यक्तिमत्व और बहुत ज़्यादा करेजियस व्यक्तिमत्व के रूप में हमारे सामने आई हुई है। उन्होंने अपने पति का साथ सिर्फ अर्धांगिनी होकर ही नहीं दिया, तो पूरी तरह से जब महिला फलती है, फूलती है, मानसिक तरह से उन्नत होती है, तो किस तरह से महिला एक पूरे संगठन को चला सकती है, वो देश की नीति बदल सकती है, वो पूरी महिलाओं की शक्ति को इकट्ठा करके इस देश में चलने वाली चीज़ें उसके ऊपर निर्णय ले सकती है। एक और जो राष्ट्रीय निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, जो हमारी श्रमण संस्कृति है, जो मूल निवासी संस्कृति है, जो मातृसत्ताक संस्कृति है, जिसने कि हमेशा पुरुषों को लेकर भी साथ चली है, उन्होंने पुरुषों का दमन कभी नहीं किया। इसलिए पुरुषों को उसमें से एक नेगेटिव धारणा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सावित्रीबाई फुले के साथ साथ हमारी जो अन्य आदर्श प्रेरणा स्थान हैं, जैसे कि जिजाऊ, जैसे कि रमाबाई, जैसे कि फातिमा शेख, और हमारे धर्म परिवर्तित मूल निवासी समाज में से जो सिख धर्म में से हमारे प्रेरणा स्थान है, महिला की सुंदरी बाई और माई जागो, इन लोगों के चरित्र और इन लोगों का कैरेक्टर, इन लोगों का किरदार जब तक हमारी महिला अंगीकृत नहीं करती, और स्टेट जब हमारे हाथ में शूद्र अति शूद्र लोग ये द्विवर्ण व्यवस्था हम लोग एस्टैब्लिश करके, ये हमारा जो संघर्ष है बनिया और ब्राह्मणवादी संस्कृति, इनके खिलाफ ये दो वर्ण के लोग एक पूर्ण एक यूनिटी बहुजन मूल निवासी समाज की एक संगठित ताकत के जरिए जब तक ये
काम नहीं करते, और जातिवाद और पुरुष प्रधान संस्कृति, जिसका कि कुछ और दूसरा नाम नहीं, वो ब्राह्मणवादी संस्कृति है। तो इन प्रेरणा स्थानों को लेकर, इनकी सीख को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यही आशा मैं आपसे सबसे करती हूँ। पुनः आपको आज के दिन के लिए मंगल कामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।